नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हंसी मजाक और दोस्ताना अंदाज वाली तस्वीर ने अमेरिकी मीडिया को सख्ते में डाल दिया है। ये तस्वीर तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन की है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN पर एक राजनीतिक विश्लेषक ने इसे हर अमेरिकी के लिए सिहरन पैदा करने वाला क्षण बताया है। अमेरिकी समाचार चैनल CNN के विश्लेषक मिस्टर जोन्स ने इसे नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत के रूप में पेश किया, जिसमें भारत, रूस और चीन जैसे देश एकजुट होकर अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। जोन्स ने इसे तस्वीर को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि शी जिनपिंग, पुतिन, मोदी और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की ये तस्वीर हर अमेरिकी की रीढ़ में सिहरन पैदा करनी चाहिए। फॉक्स न्यूज ने इस तस्वीर को अमेरिकी प्रदेश नीति की विफलता का प्रतीक बताया और कहा कि अमेरिका की कठोर नीतियों ने इन देशों को एक साथ ला दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि मोदी ने यह दिखाना चाहा कि अगर ट्रंप प्रशासन टैरिफ के जरिए नई दिल्ली को अलग थलग करना जारी रखता है तो भारत के अन्य महत्वपूर्ण मित्र भी हैं, जिनमें चीन भी शामिल है, भले ही सीमा विवाद अभी सुलझा ना हो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं और भरोसा जताया कि दोनों देश आपसी मुद्दों को सुलझाकर एक न्यायपूर्ण और संतुलित समझौते पर पहुंच जाएंगे। गोयल का यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया है। इससे भारतीय सामानों पर कुल 50% तक टैरिफ हो गया है। ये कदम भारत के रूस से तेल व्यापार की वजह से उठाया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार वार्ताओं के लिए कोई तय समय सीमा नहीं होती, ये धैर्य से करनी होती है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। समय बताएगा कि समाधान जल्दी निकलता है या लंबा खिंचता है। सोलापुर जिले में अवैध मिट्टी यानी मुर्रम खुदाई पर कार्रवाई रोकने को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अजीत पवार करमाला की डीएसपी अंजना कृष्णा से फोन और फिर वीडियो कॉल पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में पवार को अफसर से कहते हुए सुना गया कि कार्रवाई रोक दी जाए। हालांकि एनसीपी ने आरोपों को नकारा है। वीडियो में दिख रहा है कि कृष्णा कॉल रिसीव करते हैं। उन्होंने पूछने की कोशिश की कि वो किससे बात कर रही हैं, जिस पर कॉल पर मौजूद व्यक्ति ने कहा, मैं डिप्टी सीएम अजीत पवार हूं, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूं, मेरी आवाज नहीं पहचान रही हो? एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि अजीत दादा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए अफसर को फटकारा होगा, लेकिन उनका मकसद अवैध खुदाई को बढ़ावा देना नहीं था। आप नेता विजय कुंभारे ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि जब अफसर गलत काम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे तो उन्हें धमकाना गलत है। यही वजह है कि मंत्री अपने मनपसंद अफसर चाहते हैं। इस घटना के बाद विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं कि क्या वाकई सरकार अफसरों पर दबाव डालकर अवैध गतिविधियों को बचाना चाहती है। टैरिफ को लेकर भारत पर सख्ती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को नए अमेरिका जापान व्यापार समझौते को लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने इसे अमेरिका जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की शुरुआत बताया। वहीं अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाए हुआ है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है जो जापानी ऑटोमोबाइल पर टैरिफ को घटाकर 15% कर देता है और टोक्यो से $550 बिलियन के निवेश का वादा करता है। व्हाइट हाउस ने एक्स पर जारी एक बयान में इस कदम की पुष्टि की। इस समझौते के तहत अमेरिका आने वाले लगभग सभी जापानी आयातों पर 15% का आधारभूत शुल्क लगेगा। ऑटोमोबाइल के लिए यह दर 27.5% से घटकर 15% हो जाएगी, जो जापानी वाहन निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पहले जैसा व्यक्तिगत रिश्ता अब नहीं है। उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया गया। बोल्टन ने ब्रिटिश मीडिया पोर्टल LBC को इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप का मोदी के साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो खत्म हो गए। इस सब के लिए एक सबक है। जब उनसे पूछा गया कि SCO शिखर सम्मेलन में मोदी रूस और चीन के नेताओं के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा यह पूरी तरह ट्रंप की नीतियों का नतीजा है। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप ने भारत के कई मामलों में ऐसी नीतियां अपनाई जिससे भारत का रूस के साथ शीत युद्ध से अलग होने का प्रगति रुक गई। यूरोपीय संघ यानी EU ने कहा है कि भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है रूस को उसकी
आक्रामक युद्ध समाप्त कराने में। ये बयान ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लाइन ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता के बाद ट्वीट में दिया। उन्होंने कहा कि ईयू प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से लगातार संवाद का स्वागत करता है। ईयू ने भारत से अनुरोध किया है कि वो रूस पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में मदद करे। पीएम मोदी ने भी वार्ता में इस संघर्ष को जल्द खत्म करने के प्रयासों पर विचार साझा किया। रक्षा मंत्रालय ने इमरजेंसी रूट से हथियारों और गोला बारूद की खरीद को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब इस रूट से की गई हर खरीदारी 1 साल के भीतर डिलीवरी होनी जरूरी होगी। अगर तय समय में डिलीवरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पहले कई बार इमरजेंसी खरीद समय पर नहीं पहुंची, खासकर लद्दाख में भारत चीन सैन्य तनाव के दौरान। इसका असर सेना की तैयारी पर पड़ा। अब इमरजेंसी रूट से केवल वही हथियार और उपकरण खरीदे जाएंगे जो बाजार में तुरंत उपलब्ध हों। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं को इमरजेंसी पावर दी थी ताकि वो अपने बजट का 15% इस्तेमाल करके तुरंत जरूरी हथियार और गोला बारूद खरीद सकें। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के 3 दिन बाद बीजेपी के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए चुनाव आयोग को ज्यादा समय देना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जमीन पर एसआईआर कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन लोगों को असुविधा हुई, इसलिए आयोग को और समय देना चाहिए था। उन्होंने ये भी माना कि वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा का आम जनता पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन राहुल गांधी को फायदा हो सकता है क्योंकि उन्हें लंबे समय बाद बिहार में अच्छी पहचान और विजिबिलिटी मिली। भारत में बच्चों के जन्म की दर यानी क्रूड बर्थ रेट यानी CBR और कुल प्रजनन दर यानी TFR में गिरावट देखने को मिली है। CBR 2022 के 19.1 से घटकर 2023 में 18.4 हो गया है। वहीं TFR 2 साल स्थिर रहने के बाद पहली बार गिरकर 1.9 हो गया है। यानी अब हर महिला औसतन 1.9 बच्चे ही जन्म दे रही है। इस हफ्ते भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें सामने आया कि सबसे ज्यादा जन्म दर यानी CBR बिहार में थी 25.8 और सबसे कम जन्म दर तमिलनाडु में थी 12। बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा TFR यानी हर महिला औसतन कितने बच्चे पैदा करती है, ये बिहार में 2.8 रहा, जबकि सबसे कम TFR दिल्ली में 1.2 रही। साधारण भाषा में बिहार में महिलाएं औसतन ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं, जबकि तमिलनाडु और दिल्ली में कम। इसके अलावा ये भी दिखा कि उत्तर भारत में जन्म दर ज्यादा है, जबकि दक्षिण और कुछ अन्य राज्य में जन्म दर कम हो रही है। जैसे बिहार में 2.8, उत्तर प्रदेश में 2.6, मध्य प्रदेश में 2.4, राजस्थान में 2.3, छत्तीसगढ़ में 2.2। इसका मतलब है कि इन राज्यों में महिलाएं औसतन 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। वहीं दक्षिण और कुछ अन्य राज्यों में देखें तो दिल्ली में 1.2, पश्चिम बंगाल में 1.3, तमिलनाडु में 1.3, महाराष्ट्र में 1.4 है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और पंजाब में औसत 1.5 का है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में महिलाएं औसतन 2 से कम बच्चे पैदा कर रही हैं। संसद ने 3 अहम बिलों को समीक्षा के लिए ज्वाइंट कमेटी को भेजने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक इस कमेटी का गठन नहीं हुआ है। ये बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने पर 30 दिन के लिए पद से हटा सकने के बारे में है। लोकसभा ने 2 हफ्ते पहले इस प्रस्ताव को पास कर दिया था, लेकिन अब तक कमेटी की स्थापना नहीं हुई है। कांग्रेस, जो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वो इस कमेटी में शामिल होगी या नहीं। वहीं तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना UBT ने साफ कर दिया है कि वो इस कमेटी में हिस्सा नहीं लेंगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके बेटों पर बड़ा आरोप लगाया है। पवन खेड़ा ने कहा कि नितिन गडकरी सरकार में मंत्री हैं और उनके दोनों बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों से जुड़े हैं। इनमें शामिल हैं सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आरोप है कि सरकार में बैठे पिता पॉलिसी बना रहे हैं और बेटे उसी पॉलिसी से मुनाफा कमा रहे हैं। कांग्रेस ने डेटा भी पेश किया।
निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ था, जो जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। इसी कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो अब बढ़कर 638 रुपए हो गई है, यानी 2184% की बढ़ोतरी। कांग्रेस का कहना है कि जहां 11 साल में कोई भी स्कीम समय पर पूरी नहीं हुई, वहीं 2025 की डेडलाइन से पहले देश ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया और इसका सबसे बड़ा फायदा गडकरी परिवार की कंपनियों को हुआ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने जून 2014 में कहा था कि म्यूनिसिपल वेस्ट से जो एथेनॉल बनेगा उसके चलते पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। सितंबर 2018 में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा 5 प्लांट लगाए जाएंगे जहां लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से एथेनॉल बनाया जाएगा। सच्चाई ये है कि आज तक लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया गया। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है, इसमें 56% गन्ना और बाकी अनाज इस्तेमाल हुआ है। इसमें कहीं भी लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर पानी की खपत होती है, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने का दावा भी जुमला निकला। बाकी देश की जनता पेट्रोल और डीजल की कीमत जान ही रही है। नेपाल की सरकार ने गुरुवार 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का बड़ा कदम उठाया। इन प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं। नेपाल सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्ट्रेशन के नियमों का पालन नहीं किया, इसके लिए इन्हें बंद किया जा रहा है। सरकार ने पहले भी 28 अगस्त को इन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन की अंतिम तारीख दी थी। यह समय सीमा बुधवार रात खत्म हो गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.